हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैं लेकर के आई हूँ जीएस और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइएगा स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि काला धन का अस्तित्व जो है किससे बनता, मतलब क्या है ये। तो समानांतर अर्थव्यवस्था अर्थात काला धन का जो अस्तित्व है वो किस काम को बाधित करता है, तो वो मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति के जो काम होते हैं इनको बाधित करता है। तो मौद्रिक नीतियों को क्या करता है, कम प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है, जो होर्डिंग और सट्टा होते हैं ना, इनके उद्देश्य जैसी जो गतिविधियां होती हैं इनके लिए होता है। जैसे लेन देन करने वालों का नाम गुप्त रखा जाता है, इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। फलस्वरूप मुद्रा को आपूर्ति और मांग मौद्रिक नीति द्वारा क्या वांछित नहीं रहती। अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र, कई क्षेत्रों में क्या होता है, मांग और कीमत का प्रबंधन करने यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए जो है काले धन को आधिकारिक धन क्रेडिट नीति तंत्र के लिए खतरा माना जाता है। इसीलिए आगे है यहाँ पर, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य थे कौन सी योजना के। तो गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर के 74 तक स्थिरता के साथ उच्च विकास दर प्राप्त करने और खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा था। इसी में न्याय के साथ साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा भी लगाकर इस पर, इसके डेवलपमेंट पर जोर दिया गया था। हालांकि जो इंदिरा गांधी के 1971, ठीक है, 1971 के चुनाव का जो नारा था वो भी गरीबी हटाओ था। अनिवार्य रूप से किसका, गरीबी हटाओ, अनिवार्य रूप से पांचवी का, लेकिन गरीबी हटाओ न्याय के साथ विकास, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धमेक स्तूप की अगर बात करते हैं तो ये आप लोगों का कहाँ पर लोकेटेड है, वाराणसी। और वाराणसी में कहाँ पर है, आपका आंसर होगा सारनाथ। वाराणसी है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहीं पर सारनाथ है उसी के पास में। उसी को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर जो है जो भगवान बुद्ध है, इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्य को क्या दिया था, उपदेश भी दिया था। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, फटाफट कमेंट कीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो असहयोग आंदोलन है ना, ये असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से घोषणा होती है 1 अगस्त 2020 को। लेकिन सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर सहमति व्यक्त की गई। अब सितंबर 1920 में इसमें क्या हो रही, जब कांग्रेस का सेशन होता है कोलकाता में, वहाँ पर सहमति व्यक्त की गई और दिसंबर 1920 में इसे शुरू किया गया। तो दिसंबर 1920 से लेकर के ये आपका शुरू कब हुआ, तो आपकी जब सहमति मिल गई तो तभी से मानेंगे ना। तो सितंबर 1920 से लेकर के आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1922 है। 5 फरवरी 1922 में जब चोरी चोरा जो घटना थी, है ना, वो हो जाती है, तो इसे फिर वापस ले लिया जाता है। क्योंकि जो चोरा चोरी घटना हुई थी गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें क्या था, एक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा भी सितंबर 1920 जब सहमति मिली तभी से ही आपका स्टार्ट हो गया था एक तरीके से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और आंसर हो जाएगा, देखिएगा, जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ये 13 देशों से होकर गुजरते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, किरिबाती, मालदीव्स, इंडोनेशिया। तो अब बताइए कि कहाँ से नहीं जाती है, मैक्सिको। निम्नलिखित में से किस प्रदेश आदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। सो अगर आप इस तरीके से देखेंगे,
है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अरुणाचल है, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो किससे नहीं लगती है? सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, देखिए भूटान से भी टच होता है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि सीमा नहीं लगती है। लिसन 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 लिसन, कि सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का मणिपुर होगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। नागालैंड की भी लगती है, मिजोरम की भी टच नहीं होती है, तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? मणिपुर की नहीं लगती है। वो मैंने म्यांमार से जो बॉर्डर सीमा साझा करते हैं ना, वो बता दिया। तो ठीक है ना। तो 6 का आंसर होगा यहाँ पर डी, क्योंकि असम से भी टच होता है और आप लोगों का नागालैंड तो होता ही है, उसी के पड़ोसी है, और भूटान से भी टच होता है। मणिपुर नीचे आ जाता है, नागालैंड से उसकी टच होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छन महाराज जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छन महाराज की अगर बात करते हैं तो अच्छन महाराज जो है इनका जो संबंध है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, नृत्य। क्या हो जाएगा? नृत्य। लखनऊ घराने से ये संबंधित है, और महान कथक नर्तक जो पंडित बिरजू महाराज है उनके पिता थे। ठीक है। ये किसी देश के राज्यतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो उसके या उसकी किसके अनुसार इसे चेंजेस किया जाता है, डिजाइन किया जाता है? आंसर हो जाएगा संविधान। संवैधानिक या संविधान मौलिक सिद्धांत या स्थापित मिसालों का एक समूह होता है। राज्यों राजनीति के लिए क्या करता है? कानूनी आधार का गठन करता है। किसी भी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार चलती है, इसलिए राजनीति को बदलने के लिए क्या, संविधान को पहले संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से बदलना पड़ता है। लिंगन मक्की डैम जो है निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो लिंगन मक्कई डैम। तो आंसर हो जाएगा जो लिंगन मकई डैम है ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये कर्नाटक के सागर तालुक के करगल गांव में लोकेटेड है, और जो इसका निर्माण है कर्नाटक सरकार ने किया था 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देखेगा, जो अम्ल होता है ना, तो ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। देखेगा, ध्यान रखें, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ। देखिए, नीला लिटमस पत्र अम्लीय माध्यमों में लाल हो जाता है, और लाल लिटमस जो होता है वो क्षारकीय या क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मान होता है, क्या पीएच रेंज होती है, वो 4.5 से 8.3 पर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, परिवर्तन करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक, आगे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल अपनी ऑडिट का वितरण जो है डैश को प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये अपनी जो रिपोर्ट देते हैं वो किसे देते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग भारत की कैग कि संघ के लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष क्या करना होगा? पेश या प्रस्तुत करना होगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यानी कि जो कैग है वो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक पक्ष में मतलब कि समक्ष रखेंगे, सदन के दोनों सदनों के। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखा संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा, और उनको उस विधानमंडल में फिर भेजा जाता है राज्यपाल के थ्रू। तो सेंटर में बात करते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट में बात करेंगे तो आपका राज्यपाल। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानी के नुकसान को रोकने के लिए।
रंध्र यानी कि स्ट्रोमेटा का जो मेन काम होता है ना, वो वातावरण में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन देकर गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का यूज मनुष्य और जानवर करते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, मदद मिलती है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से क्या होता है, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए यूज करने की एक प्रक्रिया है। स्टोमेटा के द्वारा पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी के जो अणु होते हैं ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और स्टोमेटा के द्वारा या उसके माध्यम से होकर के कहाँ पर ऑक्सीजन का उप उत्पाद के रूप में वातावरण में निकल जाता है। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और कोशिकीय श्वसन का क्या है, ये एक माध्यम है। आगे की कूपी का डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, किसके अंदर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फेफड़ों। कूपी का फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी क्या है, संरचना है। ठीक है, तो ये और जो ये प्रत्येक कूपी का सांस लेने और निकास के दौरान रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन और CO2 को स्थानांतरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। कौन है? चाइना। चीन ने दिसंबर 2017 में देश के पूर्वी सेडोंग प्रांत में घरेलू डेवलपमेंट प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने पहले फोटोवोल्टिक सौर यानी कि सौर राजमार्ग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ चीन जो है ये विश्व का दूसरा बन गया है। और 2016 में फ्रांस ने 2016 के अंत में सौर पैनलों के साथ दुनिया की पहली फोटोवोल्टिक सड़क बनाई थी। तो पहला कौन है? फ्रांस है, दूसरा है चाइना। आगे, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक में क्या होगा यदि इसमें 0.3A की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वाट है। सो क्वेश्चन नंबर 50 एंड करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन 72। गति से समीकरण V = U + AT में U डैश को प्रदर्शित करता है। सो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये आपका अंतिम वेग है और ए आपका त्वरण है, टी आपका टाइम है। ठीक है, और यू आपका क्या है यहाँ पर, बताइएगा, आरंभिक वेग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैसे फिलीपीन, जापान, चाइना जो है ना, चाइना के जो आसपास के जितने भी पश्चिमी उत्तरी जो प्रांत है, यहाँ पर इसे टाइफून बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। टेबल मेन्यू। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? सो ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जनवरी 1950। ठीक है, इसके उद्घाटन का जो समारोह हुआ था संसद भवन के नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में हुआ। इससे पहले सन 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेप ही भारत की संघीय अदालत का भवन हुआ करता था। आगे, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो आप सभी जानते हैं सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी के, वो कौन सा है? शुक्र। इसे भौर का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन इसे बोला जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ये ग्रह है और इसका जो आकार है द्रव्यमान, पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसीलिए। और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी किसी को माना जाता है? शुक्र को। आगे है, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था? तो बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था? आप सभी जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीस की कैपिटल कहाँ है? तो आपकी जो ग्रीस है इसकी कैपिटल है एथेंस। कहाँ पर? एथेंस। ग्रीस के पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर से घिरा हुआ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन,
सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली की अगर बात करते हैं, आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है ये भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? देखिएगा, अभी अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी डेनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेबी डेनलप, तो जेबी जो डेनलप है, इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूमेटिक रबर टायर की, न्यूमेटिक रबर टायर की इन्होंने खोज की थी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? सबसे पुराना साम्राज्य, तो सबसे पुराना साम्राज्य जो है वो है आपका सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब ये घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? 27 का ऑप्शन डी होगा, जुलाई 1921 में। देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का जो दूसरा चरण था ना, वो अगस्त 1920 से मार्च 1922 तक हिंसा का चरण माना जाता है। और 1921 में गर्मियों में कुछ खिलाफत नेताओं के भाषणों की शैली भी हिंसक हो गई। अंग्रेज सेना के विरुद्ध मुक्त फिक्का फतवे की प्रतियां फरवरी से मई 1921 तक क्या है, गुप्त रूप से वितरित की जा रही थी। आगे है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है? तो ये है एमसी मैरी कॉम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में इन्होंने स्वर्ण जीतने के साथ ही जो है पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी बनी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का चयन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, आंसर हो जाएगा सी। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लाभ का कोई पद धारण नहीं करता है। ठीक है, और तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो इसका ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? तो बताइए, ये संकेत आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये है आगे प्राथमिक सेवा चौकी है, तो इसकी यहाँ पर इंडिकेट। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। व्यक्ति और सम्मान यहाँ पर दिए गए हैं। सॉरी, आगे है तो पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो इन्हें भारत रत्न, ठीक है। फिर अगर बात करूं यहाँ पर वी अब्दुल हमीद की, तो इन्हें परमवीर चक्र मिला है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पद्म भूषण आएगा, ठीक है, पद्म भूषण। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। इसके अलावा इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर, यहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? सो ध्यान दीजिएगा, 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ। और वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी। तो ये आप लोगों का एक स्टैटिक जीके का पार्ट है और आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया है? 1989 में, 1989 में किया गया। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर। निम्न में से किसके उत्पादन का जो केंद्र है वो मेरठ में है? सो 37 का बी हो जाएगा खेल के सामान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करना है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 38।
देखिएगा, आगरा चाकू और कैंची के लिए फेमस नहीं बल्कि अलीगढ़ मेरठ प्रसिद्ध है चाकू और कैंची के लिए, अर्थात शेष सभी विकल्प यहाँ पर सही है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी की 8 विख्यात बोलियां हैं। आंसर सी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। और कवि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान की जीवन चरित्र का क्या किया गया है? वर्णन। और इसमें वीर रस का क्या मिलता है? उल्लेख, या मतलब पाया जाता है वीर रस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखिएगा, अगर हिंदी साहित्य का ये जो है ना संयुक्त काल जो है ये विभाजन नहीं किया गया है इसमें। ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य में आदिकाल 650 से 1350, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल जो कि 1850 से अब तक चला आ रहा है, इनमें डिवाइड किया गया। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कारक। ठीक है, तो व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। जिसमें क्रिया निहित होती है तो वो कारक है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? यहाँ पर योजक क्रिया है। कैसी है? योजक। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातु में क्या कहलाती है? ऑप्शन सी साधित सकर्म धातु। ऑप्शन सी सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है और आंसर हो जाएगा सी यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार का ये उदाहरण है। आगे, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? घृणा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी विभत्सा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा दृष्टांत, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, वयादि संधि। संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, स्वर संधि। किसके हैं? स्वर संधि। तो यहाँ पर उपयुक्त समास, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट। तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन सी तत्पुरुष अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। ऑप्शन बी, क्योंकि 8 है और संख्या है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इन्हें 1961 में चिदम्बरा के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा की अगर बात करूं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सौरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है? तो देखिएगा, इसके अलावा जो है ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इन सभी का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, पघेली, छत्तीसगढ़ी, इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये थे भाई आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।